नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे रीट लेवल 1 का सेकंड यूनिट, जिसका फर्स्ट पार्ट है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम फ्रैक्शंस की संपूर्ण जानकारी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसके संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। फर्स्ट यूनिट की 3 वीडियो में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपने फर्स्ट यूनिट के जितने भी तीनों वीडियो थी वो उम्मीद है आपने देखी होंगी, और अगर देखी है तो उनका रिव्यू आपने दिया। एक भी मेरे पास कमेंट नहीं आए किसी भी तरीके के, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब आप देखें तो रिव्यू जरूर दें। उसका कोई ना कोई जो भी सजेशन हो आप वो जरूर दें। बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ हम बात करेंगे यूनिट 2 में भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब सबसे पहले तो भिन्न होती क्या है। देखिए, हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, और उसको हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं। मान लो ये एक वस्तु है, कोई भी एक्स वाई जेड, उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। ध्यान रहे, पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर समान भागों में उसको बांट दिया। और फिर उसमें से कुछ हिस्सा, इन जैसे मैंने यहाँ पे टोटल 5 भागों में इसको बांटा है, 5 में से मान लो 2 हिस्से मैंने किसी को दे दिए, यहाँ से काट करके ये 2 हिस्से मैंने किसी को दे दिए। तो यहाँ पर पहले हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया, कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। और उसमें से कितने भाग यूज किया, यानी कि किसी को दिया या जो भी है, वो कितने भाग हुए, 2 भाग। तो ये जो चीज बनती है यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये एक भिन्न कहलाती है, जिसमें नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अंश कहलाता है। नीचे वाला पार्ट हर यानी कि डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला पार्ट अंश यानी कि नमरेटर कहलाता है। हर से मतलब है किसी भी वस्तु के हमने कुल कितने भाग किए हैं, कुल कितने टुकड़े किए हैं। और अंश का मतलब है उसमें से कितने भागों को यूज किया है, वो कहलाता है अंश। तो अंश और हर, इसको हम पढ़ते हैं 2/5, यानी कि 5 में से 2। तो ये कहलाती है भिन्न। अब देखिए, अगर हम बात करें भिन्न की, तो कुछ भिन्न इस प्रकार की हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये है 2/5, 3/7, 6/11 या 6/7। और कुछ भिन्न अपने को इस तरीके की देखने की मिलेंगी, जैसे कि 6/4, 5/2, 9/4। क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, कुछ तो डिफरेंस है इन दोनों दोनों प्रकार के भिन्नों में। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अंश 2 है, हर 5 है, यानी कि अंश छोटा है हर से। दूसरे पार्ट में, दूसरी भिन्न में देखें तो यहां भी 3 अंश है और हर 7 है, यानी कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। चौथी भिन्न की बात करें तो 6/11, 6 अंश है और 11 हर है, यहाँ भी अंश छोटा हर बड़ा, यहाँ भी अंश छोटा हर बड़ा। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अंश है 6 और हर है 4, यानी कि अंश अब यहाँ पे बड़ा है जबकि हर छोटा है। यहाँ पर भी अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो देखिए, इस प्रकार से यदि दो अलग अलग इसको मैं भागों में बांट दूं तो यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे। एक तो जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, जैसे कि पहले प्रकार की भिन्न थी, तो उस केस में उस भिन्न को हम कहेंगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है भाई, किसी भी चीज के 7 टुकड़े करे, 7 में से 3 हमने उपयोग में लिए, तो आराम से आसानी से सारा उचित तरीके से काम हो सकता है। यहाँ पर 11 टुकड़े करे हमने किसी भी चीज के, और उसमें से 6 काम में ले लिए, 5 बच गए। यहाँ पे 7 करे, उसमें से 6 ले लिए, 1 बच गया। जबकि यहाँ पर अगर हम 4 टुकड़े करते हैं तो 6 काम में नहीं ले सकते। यानी कि ये भिन्न तो है, लेकिन वो ये किस प्रकार के भिन्न है? इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। तो देखिए, परीक्षा में प्रश्न ये आ सकता है कि 3-4 भिन्न दी हुई होंगी ऑप्शन में ABCD में, और पूछा जाएगा कि इनमें से उचित भिन्न कौन सी है। तो जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, अंश छोटा और हर बड़ा हो, वह भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है।
या फिर इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी है, तो अनुचित भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे 7/2 अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये किस प्रकार की भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाए, इनमें से उचित भिन्न नहीं है, जो भी उचित नहीं है यानी कि जो अनुचित है उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो दो तरीके की भिन्न हमने बताई, एक तो उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। अब हम बात करें समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होती है, देखिए यदि कोई भी दो भिन्न, जैसे बिल्कुल एक डायग्राम से समझिए, ये हमने एक ब्रेड ली, ये हमने दूसरी ब्रेड ली, ब्रेड ही है दोनों। हमने क्या किया, इसके 4 टुकड़े कर दिए और इसके केवल 2 टुकड़े करे। हमने 4 टुकड़े करके ब्रेड के 2 हिस्से हमने किसी को दे दिए, इधर से हमने 2 टुकड़े करके एक हिस्सा किसी को दे दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्ट कंप्लीट और ये कंप्लीट पार्ट तो इक्वल है ना, जबकि अगर हम यहाँ पे भिन्न के रूप में इसको लिखना चाहें तो ये बनेगा 2/4। टोटल हमने ब्रेड के 4 टुकड़े करे, जिसमें से हमने कितने दिए, 2 दिए। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें इसके लिए अगर हम देखते हैं तो 2 टुकड़े करे हमने और एक किसी को दिया है। लेकिन अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि भाई दोनों जो पार्ट हैं वो बिल्कुल इक्वल है। देखो आधा इसका गया और आधा इसका गया, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं, समतुल्य है। यानी कि 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या होगी, 2/4। कहने का मतलब समतुल्य भिन्न वो होती है जिनका सरलतम रूप बराबर हो। अब बात आती है, यहाँ पे एक शब्द आया हमने यूज किया, सरलतम रूप। अब ये सरलतम रूप क्या है, देखिए सरलतम रूप की बात करें हम, सरलतम रूप क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15/20, ये एक भिन्न है। इसका सरलतम रूप निकालने की अगर कहें तो सरलतम रूप का मतलब इन दोनों अंश और हर में ऐसा एक कॉमन फैक्टर होगा जिससे इस दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो वो कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 15 और 20 में किसका पूरा पूरा भाग जा सकता है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई दोनों में 5 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी 5 का भाग दे दिया। 15 में 5 का भाग दिया तो आया 3 और 20 में 5 का भाग दिया तो आया 4, यानी कि इसका सरलतम रूप हो गया 3/4। एक अन्य भिन्न लेते हैं हम, मैंने ले लिया 18/24। एक दूसरी भिन्न, ये तो हमने 15/20 ली थी, अब हमने ले ली 18/24। और हम ये देखेंगे कि क्या 15/20 18/24 के बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो अब देखते हैं वापस से, इन दोनों में 18 और 24 में क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या यूं समझ लें कि क्या 18 और 24 में किसी एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो हाँ है ना, क्या है, 6 है। तो हमने क्या किया, 18 में भी 6 का भाग दे दिया और 24 में भी 6 का भाग दे दिया। 18 में 6 का भाग दिया तो आया 3, 24 में 6 का भाग दिया तो आया 4। यहाँ पे सरलतम रूप क्या आया, 3/4। यहाँ पे सरलतम रूप क्या आया था, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 15/20 जो है वो किसके बराबर है, 18/24 के समतुल्य भिन्न है, के समतुल्य भिन्न है। 15/20 18/24 के समतुल्य भिन्न है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्या बात कर ली हमने, उचित भिन्न की बात कर ली, अनुचित भिन्न की बात कर ली, समतुल्य भिन्न की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इकाई भिन्न की। क्या बात करें अब हम, इकाई भिन्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। इकाई भिन्न क्या होती है, तो देखिए क्या इकाई भिन्न क्या होती है। इकाई भिन्न का मतलब होता है जिसका अंश एक हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक हो, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, मतलब कुछ भी, लेकिन क्या होना चाहिए, अंश एक होना चाहिए। इकाई भिन्न का मतलब है जिसका अंश एक हो, वह इकाई भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है,
इकाई भिन्न कहलाती है जिसका अंश 1 हो। ठीक है, यहां तक आ गए, हमारी बात हो गई। अब आगे देखिए, अब अगर आगे हम बात करते हैं, उचित भिन्न की बात कर ली, अनुचित भिन्न की बात कर ली, समतुल्य भिन्न की बात कर ली, इकाई भिन्न की बात कर ली। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। देखो, अभी हमने कहा कि एक तो होती है उचित भिन्न जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। दूसरा इस प्रकार से होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। इसी को ही विषम भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। जब कहीं भी विषम विषम भिन्न दी हुई हो तो उसको हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में या मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब कहेंगे कि कैसे। इस मिश्र भिन्न को ही मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, जटिल भिन्न भी कहते हैं और संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। संयुक्त भिन्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की भिन्न में पूर्ण संख्या और ये फ्रैक्शन वाली यानी कि परिमेय संख्या दोनों विद्यमान होती है। पूर्ण संख्या भी होती है और भिन्न संख्या भी होती है, इसलिए इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। तो यदि मैं यह कहूं कि भाई 5/2 एक विषम भिन्न है और इसको कन्वर्ट करो मिश्र भिन्न में या मिश्रित भिन्न में, तो कैसे करेंगे। देखो, जो भी ऊपर लिखा हुआ है, अंश लिखा हुआ है, उस अंश में हर का देना है भाग। हर है 2, तो 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 शेष बचेगा। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है, क्यू आर डी, ऐसे याद रखो, क्यू आर डी। क्यू आर डी, क्यू का मतलब क्यूटेंट यानी कि भागफल, आर का मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और डी का मतलब डिविडेंट यानी कि डिविजर यानी कि भाजक। तो क्यू आर डी याद रखेंगे। क्यू कितना आया, 2 आया। आर कितना बचा, 1 बचा, और भाग किसका दिया था, 2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। चलो एक और देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 9/5। अब 9/5 किस प्रकार की भिन्न है, विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 में देंगे 5 का भाग, 5 का भाग गया 1 बार, 5 एकम 5, बच गए 4। तो सबसे पहले तो लिखेंगे आंसर जो आया भागफल वो, फिर उसके बाद ऊपर लिखेंगे शेषफल और नीचे लिखेंगे भाजक। तो क्या आ जाएगी मिश्र भिन्न, 1 सही 4/5, 1 and 4/5। ठीक है, तो यहां पर हम मिश्र भिन्न को संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, जटिल भिन्न भी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, विषम भिन्न को बदलना सीखा हमने मिश्र भिन्न में। अब इसका अपोजिट अगर करना चाहें तो हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। कैसे, मिश्र भिन्न दी हुई है, जैसे मान लो 5 सही 1/2 दी हुई है, तो इसको हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं, विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसमें यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक भिन्न है, उसमें भिन्न भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग सारी चीजें और भिन्नों की तुलना, ये सब चीजें वहां पे दी हुई है। तो सब कंप्लीट हम इस जो है भिन्न को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमने कहा कि मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विषम भिन्न में। कैसे करेंगे, देखो क्या है हमारा, 5 सही 1/2। हमको पता है यहाँ होता है Q, यहाँ होता है R और यहाँ होता है D। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि जब Q और D दिया हुआ होता है तो Q गुणा D होता है, इन दोनों का करना पड़ता है मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आता है उससे में R जोड़ते हैं। शेषफल पर में पढ़ाई थी मैंने कल हमने शेषफल पर में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, शेषफल पर में हमने पढ़ी थी A बराबर BQ प्लस R। BQ कहे या इसको DQ भी कह सकते हैं, डिविजर। ये कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल d से, और ये Q और ये R। तो ये चीज तो हम जानते हैं ना, बस यही चीज यहाँ पे है, Q इंटू डी प्लस आर, Q इंटू डी प्लस आर। तो नीचे वाले को पहले तो गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा किया 10 और 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11/2, 11/2। चलो एक और देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है 7 सही 6/9, तो क्या करना है, वही पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 गुणा 7
9 गुणा 7, 7 नम 63, और उसमें जोड़ देंगे 6 प्लस 6, तो कितना हो गया 69/9। ये हो गई हमारी विषम भिन्न। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम समान भिन्न क्या होती है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली, इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे, उनके जोड़ बाकी गुणा भाग के प्रश्न देखेंगे। हर तरीके के प्रश्न यहाँ पे मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए हैं अभी तक और जो पूछे जा सकते हैं, हर तरीके के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। चलो, समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो, जैसे 1/7, 2/7, 4/7, 6/7, सबके हर कैसे हैं 7-7 है। इसका मतलब ये सारी भिन्न क्या कहलाती हैं, समान भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, समान भिन्न कहलाती है। ठीक है, बस यूनिट इकाई भिन्न क्या थी, यूनिट फ्रैक्शन क्या था, जिसका अंश 1 हो। यहाँ पे अंश 1 था, यहाँ पे हर समान है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, हर समान है। समान भिन्न में क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। ठीक है, अब इनसे संबंधित पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर आगे चीजें पढ़ते जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी करते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल पहले ही जो चीज हमने बताई थी उसी पर है। निम्न में से उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्या बताई थी, हमने कहा था कि उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ढूंढ लो इसमें, अंश छोटा हर बड़ा कहाँ है। अंश छोटा है हर बड़ा है, बिल्कुल ये उचित भिन्न है। अंश बड़ा हर छोटा उचित भिन्न नहीं है। अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 3/4। उचित भिन्न वो होती है जो जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो। 2/5 के समतुल्य भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 25 हो। हमको ऐसी इसके समान भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर क्या हो, 25 हो। इस तरीके से हर की जगह 25 लिख लेंगे। अब अंश की जगह क्या आएगा वो देखो। देखो, या तो आप डायरेक्ट देख लो, या फिर इसको तरीके से, अगर उस तरीके से जिस तरीके से बच्चे करते हैं वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हो। और वैसे अगर मैं बताऊं तो देखो, यहाँ हम लिख लेते हैं x, और हमने कहा कि वे दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो। इस 25 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 2/5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा 10। या फिर कैसे कर सकते हैं हम, या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई 2/5 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बटे में 25। अब ऊपर पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं कि 5 से 25 कैसे आया। 5 से 25 कैसे आया, 5 को 5 से गुणा करने पे आया, तो बस 5 से इधर भी गुणा कर दो। 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया, 10/25। ऑप्शन ये रहा 10/25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 4/9 के समतुल्य भिन्न ज्ञात करो जिसका अंश -16 हो। देखो, 4/9 बराबर अंश क्या होना चाहिए, -16 होना चाहिए, और बटे में क्या आएगा पता नहीं। अब देखो, 4 से -16 कैसे आएगा, प्लस से माइनस तो जब आएगा जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, और 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16, यानी कि -4 से गुणा करना, तो यहाँ पे -4 से गुणा कर दो भाई। माइनस को प्लस से गुणा किया तो क्या आया, माइनस, और 9 चौक 36, यानी कि आंसर हो जाएगा -16 बटे -36, -16 बटे -36, ये ऑप्शन डी। यदि यहाँ पे +16 बटे +36 लिखा हुआ होता तो भी सही होता, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया जाता। या फिर इसको आगे सोल्व करके चलो सोल्व करके तो लिखना ही नहीं, क्योंकि समतुल्य भिन्न पूछी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। किसके तुल्य है, 5/8 के। इसका हर तथा अंश का योग 91 है। देखो, 5/8 के तुल्य है, 5/8 भिन्न नहीं है, इसके तुल्य है। इसका मतलब 5 और 8 के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज गुणा हो रही है, जिस कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर था उस भिन्न में, जिसको यहाँ भाग देने के बाद 5/8 आया। हमने मान लिया कि वो x था, यानी कि वो जो भिन्न थी वो 5x प्लस
5x बटे 8x है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके हर तथा अंश का योग 91 है। दोनों को जोड़ दो, 5x प्लस 8x बराबर 91। 8 और 5 13, x बराबर 91, x बराबर 13 बटे 91, यानी कि 13 साती 91। कितना आ गया x का मान? 7। यानी कि जो भिन्न थी वो कितनी थी? 7 गुणा 5 35, और 7 गुणा 8 8 7 56। इस भिन्न के अंश व हर का अंतर क्या होगा? देखो, प्रश्न में अंतर पूछा है। यदि ऑप्शन में यही चीज दी हुई होती 25/56, तो फटाफट से आंसर लगा देते। लेकिन ध्यान रखना है, प्रश्न पूरा पढ़ना है, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था एक बार, तो मैं भी ऐसी गलती कर चुकी थी कि प्रश्न मैंने अधूरा ही पढ़ा और बीच में जो आंसर आया वो ऑप्शन में मिल ही जाता है मोस्टली, और उस पर फटाक से टिक लगा दिया। लेकिन जब घर जाके देखा तो उसमें मुझे पता चला कि एक प्रश्न, इतना इजी प्रश्न में गलत करके आ गई। और ये बात है रीट लेवल 2 की। रीट लेवल 2 का एग्जाम दिया था मैंने 2012 में। 2012 का जो रीट लेवल 2 का एग्जाम दिया था, उस समय 30 में से मेरे 29 प्रश्न बिल्कुल सही थे। केवल वो एक सवाल इसी वजह से गलत हुआ था, केवल इसी वजह से गलत हुआ था कि मैंने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा और अधूरे प्रश्न पढ़ के ही उसका फटाफट से, बस वो जल्दबाजी के चक्कर में टिक लगा दिया। और मैं आपको बताऊं, रीट 2012 की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो रीट 2012 में सब्जेक्ट के जो 60 प्रश्न होते हैं, सब्जेक्ट के जो 60 प्रश्न होते हैं, उस 60 प्रश्न में से 30 प्रश्न गणित के होते हैं साइंस वालों के लिए, और 30 प्रश्न साइंस के होते हैं। और मैं आपको बता दूं, 30 में से 29 प्रश्न तो मेरे मैथ में सही थे और 27 प्रश्न मेरे साइंस में सही थे। मात्र 3 प्रश्न थे जो मैं करके नहीं आई थी, जो मैं करके ही नहीं आई थी। 3 ही प्रश्न ऐसे थे, यानी कि टोटल 60 में से केवल 4, जिसमें से एक मेरा गलत हुआ था, 3 में करके नहीं आई थी। रीट 2022 रीट नहीं होती थी उस समय, उस समय थर्ड ग्रेड का पेपर ही होता था। पहले वो होता था टैट, और टैट अगर जिसका क्लियर होता था 90% के साथ, 60% के साथ, सॉरी 60% के साथ जिसको क्लियर होता था, उसके लिए थर्ड ग्रेड का पेपर होता था। जिला वाइज उस समय पेपर हुआ था, और वो जिला वाइज पेपर मैंने दिया था। उस समय मेरे ये काफी अच्छा मतलब पेपर हुआ था। लेकिन उससे पहले ही इसका रिजल्ट आता, मुझे कंफर्म पता था कि रिजल्ट भी आएगा और सिलेक्शन भी होगा, टॉप में सिलेक्शन भी होगा। लेकिन उससे पहले ही सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया और मैंने सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर ली थी। थर्ड ग्रेड फिर मैंने ये ज्वाइन नहीं की थी। तो ये गलती जो मैं कर चुकी हूँ, वो गलती आप ना दोहराए। प्रश्न को पूरा पढ़े और क्या पूछा उसका सही जवाब दें। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने अंश भी निकाल लिया, हर भी निकाल लिया। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है कि भिन्न निकालो। हमारा प्रश्न है इस भिन्न के अंश व हर का अंतर क्या होगा। तो अंश और हर का अंतर 56 में से 35 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 21। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भिन्न 7/13 के तुल्य है। 7/13 भिन्न नहीं है, ध्यान रखना, इसके तुल्य है, और इसके अंश व हर का अंतर 72 है। तो इस भिन्न का अंश बताओ क्या होगा। देखो, उसी तरीके से मान लो कि कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, और उस फैक्टर को हम मान लेते हैं x। इसका मतलब अंश है 7x और हर है 13x। इनका अंतर 13x माइनस 7x, ये किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो 13 में से 7 गए तो कितना आया? देखिए, मेरा बेबी जो है वो 1.5 साल का है, तो इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम कई बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से, इसलिए बीच बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है मुझे। इस डिस्टरबेंस के लिए मुझे खेद है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि उसके अंश और हर का जो अंतर है वो 72 है। अंश और हर का अंतर 72 है। अंश हो गया हमारा 7x और हर हो गया 13x। इन दोनों का अंतर निकालें तो 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6x बराबर 72। तो x बराबर हो जाएगा 72/6, यानी कि 12×6 72। x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब 12 को 7 से गुणा करें 84, और 12 को 13 से गुणा करें तो 12×3 = 36, 156। क्या पूछा है? भिन्न का अंश पूछा है, तो अंश कितना हो जाएगा? 84। आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? देखो 8 जो है वो घंटे में है, तो दिन को भी घंटे में बदल लेते हैं। एक घंटे सॉरी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि 8 घंटे एक दिन का कौन सी भिन्न है? तो देखो कुल घंटे होते हैं 24, जिसमें से 8 घंटे की बात कर रहा है तो ऊपर लिख देंगे 8। या तो 8/24 आपको मिल जाएगा, नहीं है तो इसको सरलतम भिन्न के रूप में लिख दो। देखो दोनों में ही 8 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो दे देते हैं। 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 8 तिया 24, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/3। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? यहाँ मिनट है तो इसको एक घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अब पूछा है कि 60 मिनट में से 40 मिनट उसकी कौन सी भिन्न है? तो 60 मिनट नीचे, 40 ऊपर, जीरो से जीरो कैंसिल, मिल नहीं रहा है क्या कहीं भी? नहीं है, तो इसको काट देते हैं, 2 से 2/3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 2/3। नेक्स्ट प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, काफी इस तरीके से अगर प्रश्न को घुमा दिया जाए तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं जो होती है उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बस यही इसमें पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई कौन सी प्राकृत संख्याओं में कितनी कितनी जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो देख लीजिएगा एक बार, कौन कौन सी होती हैं और कितनी कितनी होती है, उस तरीके के प्रश्न अगर पूछे जाए तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है वो बता दूं, कि ऐसी संख्या जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। जैसे मान लो 2 है, तो अगर हम बात करें कि 2 के गुणनखंड करो, तो 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2, यानी कि 2 में या तो 1 का ही भाग जाता है या फिर 2 का ही जाता है। 3 की बात करें तो 3 में या तो 1 का भाग जाता है या 3 का जाता है। 5 की बात करें तो 5 में भी या तो 1 का भाग जाता है या 5 का जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब या फिर यूं कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 कौन से होंगे? एक तो स्वयं होगा और एक होगा। इसके अलावा जो भाज्य संख्या होती है, जैसे कि 4 है, 4 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 गुणनखंड जिसके होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। अब बात आती है, क्या एक अभाज्य संख्या है? बताओ, एक के गुणनखंड कितने हुए? एक का गुणनखंड तो केवल 1 होता है, और हमने कहा कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हो, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये याद रखना है आपको कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 1 से 50 तक की 50 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखो, 2 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम है, यानी कि जितनी भी संख्या है उनमें से केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य, अदरवाइज सारी विषम संख्याएं ही अभाज्य होती हैं। ये कुछ चीजें हैं जो स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न आए तो उसके लिए काम में आएंगी। उसके बाद देखो, अगर हम 10 तक की संख्याओं की बात करें तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी? 2, 3, 5 और 7, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं में, 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। उसके बाद आगे चलते हैं, 10 के बाद 11 से 20, 11, 13 और 17, 11, 13 और 17, तो कितनी हो गई? 11 से 20 के बीच में 3, फिर 21 से लेकर के आगे, मतलब 21 के बाद देखें तो 23 और 29, 23 और सॉरी यहाँ पे एक 19 हो रहा है, यहाँ भी 4 होती है, यहाँ भी 4 होती है। 11, 13, 17 और 19, 23 और 29 ये होती है 2, 21 से लेकर के 30 के बीच में 2, फिर 31 से शुरू करें तो 31 और 37, यहां भी 2, फिर 41, 43 और 47, यहां पे 3, 40 तक की बात करें, ये 50 तक की बात हो रही, फिर 51 से शुरू करें
तो 53 और 59, ये हो गई फिर से दो, 60 तक की में दो। फिर आगे बात करें 61, 67, ये हो गई दो, 70 तक की बात करें तो। फिर आगे बात करें 70 के आगे 71, 73, 79, यहां पे फिर हो गई तीन, 80 तक। फिर 80 के बाद 83 और 89, फिर हो गई दो, 90 तक। और फिर 91 से शुरू करें तो 91 के बाद ये आती है सीधी बस 97, एक आती है ये। कितनी हो गई देखिए, गिन लेते हैं। 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24 और एक 97 वाली 25। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 25। टोटल 100 तक की संख्याओं में, एक से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या होती है 25। अब यहाँ पे हम बात करना है हमको 50 तक की। तो ये हो गया 50 तक की संख्याएं। कितनी है ये? 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 5 15। 50 तक की संख्याओं में 15 संख्याएं जो है वो अभाज्य हैं। तो 15 50 बटे 15, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 5 दहे 50, यानी कि 3/10 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी 3/10। अब यहाँ पे ये चीजें याद नहीं रखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सभी अभाज्य संख्या है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्लियरली लिख सकते हो। और लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो 1 से 10 तक की कुछ चीजें याद रख लेना। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 4। 1 से केवल 25 तक पूछे तो होती है 9। फिर 1 से 50 तक पूछे तो अभी अभी हमने देखी कितनी होती है? 15। 1 से 75 तक पूछे तो कितनी होती है? 21। और 1 से 100 तक पूछे तो कितनी होती है? 25। देखो, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो यहां से आप निकाल सकते हो 10 50 10 25 50 75 और 100, इनके बीच का डिफरेंस है 5 6 6 4। 5 6 6 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। तो यहाँ से आप ये चीजें आपको याद थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम बता चुके हैं क्या होगा, ऑप्शन सी 3/10, क्योंकि 15/50। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर भिन्न में से कौन सी भिन्न सबसे बाएं स्थित होगी? संख्या रेखा पर निम्न भिन्न में से इनमें से कौन सी भिन्न जो होगी वो सबसे बाएं स्थित होगी? देखो, संख्या रेखा बना लेते हैं और इन भिन्नों को उसके ऊपर व्यवस्थित करके देखते हैं। देखिए, सारी ही पॉजिटिव भिन्न हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 और ये है 3 दूनी 6, 3 तक की संख्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब देखते हैं कौन सी भिन्न सबसे बाएं होगी। ये बायां हिस्सा है और ये दायां हिस्सा है। ठीक है, ये है 1/2। देखो, 1/2 का मतलब होता है 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्सा, यानी कि यहाँ आएगा 1/2। 3/4 का मतलब 0 से 1 के बीच में 4 टुकड़े करें तो 3 टुकड़े छोड़ करके, यानी कि यहाँ आएगा 3/4। 5/3, 5/3 ये एक विषम भिन्न है। सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा और बचेंगे 2/3, यानी कि एक के बाद 1 और 2 के बीच में 2/3, 1 और 2 के 3 हिस्से करें, ये किया 1 और ये किया 2, 3 हिस्से हो गए तो 2/3, यानी कि यहाँ आएगी ये भिन्न 5/3। उसके बाद 7/3 इसको करें तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, एक बचेगा, 1/3, 2 सही 1/3, यानी कि 2 के बाद 3 हिस्से करने अपने को और पहले हिस्से पे, यानी कि ये भिन्न होगी यहाँ पे 7/3। इस तरीके से संख्या रेखा के ऊपर भिन्नों को व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे बाएं कौन सी भिन्न आई? 1/2। या फिर इसको यूं अगर आप कर सकते हो तो ये ठीक है, नहीं तो आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ये बाएं आने का मतलब है सबसे छोटी भिन्न। सवाल को सबसे छोटी पूछ लेता तो भी वही बात है,
और यूं पूछा है तो भी वही बात है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया जाए तो आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक को समझिए और उस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। सवाल है हमारा, संख्या रेखा पर निम्न भिन्न में से कौन सी भिन्न सबसे बाएं स्थित होगी। और हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं चलते हैं तो संख्या हमारी बढ़ती हुई जाती है। इसका मतलब है ये पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देख लो इसमें कैसे करेंगे, ऊपर जीरो जीरो लगा करके भाग दे दो इसमें, बस कुछ नहीं करना। देखो ये आया 0.5, यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 चौक 28.7। ये जीरो को गिनना नहीं है, आप सिर्फ वैसे करेंगे, या फिर पॉइंट मत लगाओ। 5 7 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3 और ये बचेगा 2 3 16। इसको करेंगे 70 तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 3 दूनी 6 और बच जाएगा 1, 3 तिया 9 23। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 की 7 की 16 की 23। तो बेटा 5 है सबसे छोटी, इसका मतलब यही भिन्न जो है वो सबसे छोटी होगी और यही संख्या रेखा पर सबसे बाएं स्थित होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न 1 व 2 के मध्य स्थित होगी। निम्न में से कौन सी भिन्न 1 व 2 के मध्य स्थित होगी। 1 व 2 के मध्य स्थित होने का मतलब कि अगर हम इन भिन्नों को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें तो एक सही कुछ भिन्न आनी चाहिए। देखो करके देखो, ये तो पहले ही उचित भिन्न है, ये तो 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 एकम 4, 4 सही 1/4, ये 1 के बाद आएगी और 2 से पहले आएगी, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 3 दूनी 6, ये आएगी 3 सही 1/2, ये 3 के बाद आएगी यानी कि 3 और 4 के बीच में होगी। और ये 4 दूनी 8 1/4, ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो 1 और 2 के बीच में कौन सी भिन्न होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 27/5 का मिश्र भिन्न रूप कौन सा है। 27/5 का मिश्र भिन्न रूप कैसे निकालते हैं। मिश्र भिन्न रूप 27 में भाग दे दो, कितने 27 में भाग किसका देना है, 5 का देना है। 5 का पहाड़ा 5 बार बोला, 25 आया, बचा 2 यानी कि 5 सही 2/5, 5 सही 2/5, ये रहा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सीधी सीधी बात है, 5 का पहाड़ा बोलो, 27 से कम कितना आता है, 5 5 25, बच गए 2/5। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न, 35/9 को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित करना है। 35/9, 9 का पहाड़ा बोलो, 35 या तो आए या फिर 35 से कम आए। तो 9 चौक 36 होते हैं जो ज्यादा होते हैं, तो 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 9 तिया 27। 27 अगर हम घटाएंगे तो 35 में से 27 घटाए तो कितने बचेंगे, बच जाएंगे 8। तो 3 सही 8/9, 3 सही 8/9, ऑप्शन डी 3 सही 8/9। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र भिन्न दी हुई है, इसको विषम भिन्न के रूप में लिखना है। 6 सही 2/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। अभी बताया था मैंने कि 6 सही 2/7 है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 गुणा 6, 7 छिंग 42, 42 में जोड़ो 2, 42 और 2 44, 44/7, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44/7। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 में जोड़ो 5, हो जाएगा 61, तो 61/7, ऑप्शन हो जाएगा ए 61/7। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से समान भिन्न नहीं है। समान भिन्नों के जोड़े दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, ये पूछा है कि निम्न में से समान भिन्न नहीं है। तो देखो समान भिन्न के लिए हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि समान भिन्न वो होती हैं जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर इक्वल होते हैं। यहाँ पे 15 15 15 इक्वल है, ये समान भिन्न है। 17 17 17 ये भी समान भिन्न है। 19 19 19 ये भी समान भिन्न है। 11 12 11 ये समान भिन्नों का जोड़ा नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। देखो सबसे बड़ी पूछ ले या यूं कहे कि संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित भिन्न कौन सी होगी। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा दिख रहा है हमको, समान भिन्न है, ये सारी समान भिन्न है, जिन सबका हर 7 है। इसका मतलब अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 2 6 4 और 5 में सबसे बड़ा है 6, तो ऑप्शन आ जाएगा बी 6 सबसे बड़ी भिन्न।
या फिर अगर ऐसा नहीं, मतलब ऐसा ही आपको याद होना चाहिए, यदि नहीं है तो फिर मैंने बताया था सबके आगे जीरो लगा करके और क्या कर लेना है, भाग देना है। 7 दूनी 14, 7 दू 8 56 और 7 पंजे 35 और 7 7 49। देख लो कौन सा बड़ा आया, सबसे सबसे बड़ा आया 8, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। अब देखो, सबसे छोटे भिन्न पूछिए, लेकिन यहाँ पे सबके अंश समान है। सबके अंश क्या है, समान है। जब अंश समान हो तो हर में जो सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। जब हर समान हो तो अंश में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन जब अंश समान हो तो सबसे बड़ी वाली सबसे छोटी हो जाती है। तो सबसे छोटी पूछिए, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ 6 और यहाँ 8, तो सबसे बड़ा है ये। इसका मतलब ये ही भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, और नहीं तो फिर इसमें डिवाइड करके देख लो, यहाँ आ जाएगा 4.5, यहाँ करेंगे 3 तिया 9 और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ढाई 60, यानी कि ये आ जाएगा 6 एकम 6, 1.5, 1.5 नहीं, 6 एकम 6, हाँ 1.5। और यहाँ पे करेंगे 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 1.1 के समथिंग। तो सबसे छोटे भिन्न पूछे तो सबसे छोटा 1.1 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न, अब इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं, काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही का अंतर पता होना चाहिए। आरोही 3 अक्षर है, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो इसमें सब में क्या है, हर समान है। हर क्या है, समान है, इसका मतलब ये समान भिन्न दी हुई है। समान भिन्न जब होती है तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो ऊपर, अंश में जो सब छोटी संख्या होती है वो भिन्न सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो आरोही क्रम है, तो सबसे छोटी सबसे पहले आएगी, तो ये 1 नंबर पे, फिर ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। यानी कि 1/2/3/4, बिल्कुल ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है। अब की बार यहाँ 4 अक्षर है, इसका मतलब बड़ी से छोटी की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखें तो इन सब के अंश समान है, और मैंने कहा था कि यदि अंश समान होते हैं तो हर में जो सबसे बड़ा होता है वो तो सबसे छोटा हो जाता है और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा, बड़ा वाला छोटा और छोटा वाला बड़ा, यानी कि विपरीत काम करते हैं फिर ये। अब यहाँ पे अंश समान है तो अवरोही क्रम लिखना है, मतलब कि सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो सबसे बड़े के लिए हमें सबसे छोटा हर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे छोटा हर है 11/4, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 11/4। अब ये 3 बच गए, 6 9 और 8, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो 11/6। इन दोनों में से ये छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, 11/8 और 11/9, तो 4 6 8 9, 4 6 8 9, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भिन्न दे रखी है 2/9, 5/8, 1/3 और 4/3, 3/4 को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। यहाँ पे सबके आगे जीरो लगा दो और भाग दे दो फटाफट से। 9 दूनी 18, यहाँ से करेंगे तो 8 8 45, 8 6 48, यहाँ से करेंगे तो 3 तिया 9 और यहाँ से करेंगे तो 7 चौक 28। यानी कि क्या पूछा है, आरोही क्रम पूछा है, सबसे छोटी सबसे पहले 2/9, फिर उसके बाद ये 1/3 और फिर उसके बाद 5/8 और सबसे लास्ट में 3/4। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 2/9। 2/9 के बाद 3 दे रखा है 1/3 का, 6 दे रखा है 5/8 का और 7 दे रखा है 3/4 का, तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि 2/7, 3/13 और 5/6 का सही अवरोही क्रम लिखना है। ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, बड़ी से छोटी की तरफ चलना है। देखो आगे जीरो लगाओ और भाग दे दो, भाग देंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 और यहाँ पे बचेगा 6 और 7 8 56, 2.8। इधर से अगर हम भाग देंगे तो 13 दूनी 26 और यहाँ पे बचेगा 4, 13 3 39, 2.3 और यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो 6 8 48, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ी सबसे पहले आएगी, तो सबसे बड़ी है
8 फिर 2.8 और फिर 2.3, यानी कि 5/6, 2/7 और 3/13, तो 5/6, 2/7 और 3/13, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट भिन्न दे रखी है 4/7, 9/11, 4/5 और 2/9 को आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो वापस से इनके आगे एक एक जीरो लगा देंगे और भाग दे देंगे, क्या आंसर आता है वो देख लेते हैं। 7 का भाग देंगे तो 7 पंजू 35 पॉइंट 5.7, यहाँ से देंगे 11 9 99, 11 8 88, बच गए 2, तो यहाँ पे 11 एकम 11, 8.1 यहाँ से करेंगे तो 8 पंजू 40, यहाँ पे पूरा 8 आएगा, 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आरोही क्रम लिखना है, आरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 2/9, 2/9 ढूंढो कहाँ, एक ये रहा और एक ये रहा, उसके बाद आएगा 2/9 के बाद 5/7, यानी कि 4/7, 4/7 ये रहा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा 8 ये, और फिर सबसे लास्ट में 9/11, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जोड़ बाकी के प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये आगे काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करती हूँ और आगे भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग और कुछ लैंग्वेज वाले प्रश्न, और साथ में एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रश्न, एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रश्न, ये सभी प्रश्न हम किस में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, भिन्न का पार्ट 2 में करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आप प्लीज मुझे कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, जो भी आपको देना हो, जैसा भी फीडबैक देना हो आप जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, क्या समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कोई और सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे से आगे इस जो मिशन शुरू किया है उसको पूरा कर सकूं। आपकी इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर कमेंट करेंगे। आज की ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।